कहते हैं कि कुदरत के फैसलों में कभी हस्तक्षेप नहीं करनी चाहिए, चाहे वो कितना भी दर्द भरा हो, नहीं तो उसका नतीजा कभी कभार भयानक हो जाता है। ऐसा ही कुछ इस फिल्म में हुआ। हेलो दोस्तों, ऑक्टीफॉक्स हॉरर मूवी टाइम पेश कर रहे हैं रॉबिन। ये कहानी है रॉबिन नाम के एक रोबोट की, जिसे बनाने वाले ने उसमें अपने मरे हुए बेटे के रूप और भावनाओं को ढालने की कोशिश की, लेकिन नियति को तो कुछ और ही मंजूर था, जिसे हम जान पाएंगे इस एक्सप्लेनेशन में। इस फिल्म के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बीच बीच में बताता रहूंगा, इसलिए इस एक्सप्लेनेशन को आप ध्यान से सुनिएगा। और हाँ दोस्तों, जिन्होंने हमें सब्सक्राइब कर लिया है उनके लिए ढेर सारा प्यार, और जिन्होंने अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया वे लोग जल्दी से हमें सब्सक्राइब कर लीजिए और चलिए हमारे साथ जहां डर का बसेरा है। तो चलिए बिना देरी किए सीधे चलते हैं मूवी एक्सप्लेनेशन की तरफ। फिल्म की शुरुआत एक बर्थडे पार्टी से होती है, जहां खुशियों का नहीं बल्कि एक दहशत भरी रात का माहौल था, जहां घर का बेटा अपने ही बर्थडे पार्टी में आए लोगों को बेसबॉल बैट से मारने लगता है। वहां एक दहशत भरा माहौल चारों तरफ फैला हुआ था, यहां तक कि वो अपने माता पिता को भी बेरहमी से मारता है, और तभी वहां पुलिस आके उसे मार गिराती है, जिसके साथ ही सीन शिफ्ट होती है 34 साल बाद, जहां हम एडन नाम के एक रोबोटिक इंजीनियर को देखते हैं। और ये वही शख्स होता है जो 34 साल पहले घटी उस भयानक दहशत भरी रात में बच गया था, जिसके खुद के ही बेटे ने उसकी पत्नी को मार डाला था और उसकी भी जान लेने की कोशिश की थी। जहां पुलिस के आ जाने के कारण वो बच गया था। वो अपने बेटे से बहुत प्यार करता था, जिस कारण इतने साल बीतने के बाद भी वो अपने बेटे को खोने का गम नहीं भुला पाया था। तो उसने अपने बेटे को वापस पाने के चाहत में अपना सारा नॉलेज और अपने स्किल्स की मदद से एक रोबोट तैयार किया, जिसका नाम उसने अपने बेटे पर रखा, रॉबिन। एक दिन जब एडन ने देखा कि उस रोबोट का हाथ अपने आप हिल रहा है, तो वो हैरानी के साथ साथ बेहद खुश हो जाता है, जिसके बाद से वो उस रोबोट को अपने बेटे की तरह अपनाने लगता है। ऐसा लगता है जैसे उसकी सूनी जिंदगी में दोबारा खुशियां लौट आई हों। लेकिन एडन इस बात से बिल्कुल अनजान था कि यह सिर्फ एक मशीन नहीं है। उसने अनजाने में उस रोबोट को बनाते हुए उसमें इमोशन डाल दिया है, और अब इसमें खुद से सोचने और समझने की क्षमता विकसित हो चुकी है, जिसका नतीजा बेहद खतरनाक हो सकता है, क्योंकि अब रॉबिन के अंदर भावनाएं और एहसास पैदा हो चुके थे, जिसका एहसास एडन को तब होता है जब रॉबिन उनके चहीते बिल्ली को बेरहमी से मार देता है। उसने उस बिल्ली को इसलिए मार दिया था क्योंकि उसे लगा कि एडन का प्यार उस बिल्ली के साथ बंट रहा है, और उसे यह बिल्कुल पसंद नहीं आया। जलन और अधिकार की भावना में आकर उसने बिल्ली को अपने रास्ते से हटा दिया, ताकि एडन का पूरा प्यार और अटेंशन सिर्फ उसी को मिले, जिसके साथ ही ये सीन यहीं कट हो जाती है। दूसरे सीन में हम लियो और उसकी गर्लफ्रेंड लेक्सी को देखते हैं। वे दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे और खुश थे। लियो उसे शादी के लिए प्रपोज करता है, जिसे जान लेक्सी बहुत खुश हो जाती है। वो तो इसी पल का बेसब्री से इंतजार कर रही थी, तो वो तुरंत हाँ कह देती है। वहां एक प्यार भरा खुशियों का माहौल बन गया था। तभी लियो वहां एक शख्स को देख थोड़ा घबरा जाता है, जो दूर खड़े उन पर नजर रख रहा था। असल में लियो ने बहुत ही खतरनाक लोगों से कुछ कर्ज ले रखा था, जिसे वो चुका नहीं पा रहा था, जिस कारण उस गैंग के आदमी हर वक्त और हर जगह उस पर नजर रख रहे थे, जिसका एहसास लियो को भी था। लेकिन वो ये सब बातें अपनी गर्लफ्रेंड लेक्सी को बताकर उसे परेशान नहीं करना चाहता था, जिस कारण जब लेक्सी उससे उसके काम के बारे में पूछती है तो वो बात को टाल देता है और कहता है कि वो उसे अपने एक बहुत ही करीबी अंकल से मिलवाने वाला है, जो और कोई नहीं बल्कि एडन होता है। लियो बताता है कि एडन उसके चाचा हैं, जिसे जान लेक्सी को थोड़ी हैरानी तो ज़रूर होती है, क्योंकि इससे पहले लियो ने कभी भी उनका जिक्र नहीं किया था। लेकिन वो इस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं देती, और कुछ ही देर में वे दोनों एडन के घर पहुंच जाते हैं। बातचीत के दौरान एडन बताता है कि कुछ साल पहले हुए एक रोड एक्सीडेंट के बाद उसकी याददाश्त काफ़ी कमज़ोर हो गई है। इसी वजह से वो लियो को भी थोड़ी देर बाद पहचान पाता है, जब लियो खुद अपना परिचय देता है। उम्र और हादसे की वजह से एडन अब ठीक से चल भी नहीं पाता था, तो लियो की गर्लफ्रेंड लेक्सी उसका सहारा बनती है और उसे संभालते हुए घर के अंदर ले जाती है। और ये सब होते हुए वो रोबोट अपने कमरे की खिड़की से चुपचाप देख रहा होता है। उधर लियो एक जगह बैठकर एडन की पुरानी तस्वीरें देखने लगता है। तभी अचानक उसके पीछे वाली खिड़की से एक तेज़ आवाज़ आती है। लियो चौंक जाता है और तुरंत जाकर देखने लगता है। वहाँ उसे पर्दे के पीछे एक छोटे बच्चे की परछाई दिखाई देती है, लेकिन जैसे ही वो दरवाज़ा खोलता है तो वहाँ कोई नहीं होता, जिसे देख उसे हैरानी होती है, लेकिन उसे इग्नोर कर देता है
उसके बाद जब लियो कमरे से बाहर निकलता है तो उसकी नज़र फायरप्लेस के पास बैठे एक अजीब से रोबोट पर पड़ती है, जिसे देख लियो हैरान रह जाता है। तभी उसकी दोस्त भी वहाँ आ जाती है और वो भी उस रोबोट को देखकर चौंक जाती है। इतने में एडन वहाँ आता है और बड़े गर्व के साथ बताता है कि ये रॉबिन है, एक रोबोट जिसे उसने खुद बनाया है। वो कहता है कि रॉबिन कोई साधारण मशीन नहीं बल्कि एक बेहद खास और अद्भुत रोबोट है। इसके बाद एडन सबको बाहर चलने के लिए कहता है ताकि वो रॉबिन की खासियत दिखा सके और साथ ही वो उन्हें कमरे का दरवाज़ा बंद करने को भी कहता है। थोड़ी देर बाद जब लेक्सी दरवाजे पर 3 बार दस्तक देती है और सभी लोग दोबारा कमरे के अंदर आते हैं तो वहाँ से रोबोट गायब होता है। ये देख लियो को अजीब सा एहसास होने लगता है, जैसे घर में उनके अलावा और भी कोई मौजूद हो। लेकिन उनकी मेड फ्रेया उसे भरोसा दिलाती है कि इस घर में उन चारों के अलावा और कोई नहीं है। कुछ देर बाद एडन आराम करने अपने कमरे में चला जाता है और मेड फ्रेया वहीं हॉल में लियो और लेक्सी से बातें करने लगती है। वो बताती है कि उसे एडन की बहुत चिंता रहती है। उसके बेटे की मौत के बाद से उसका व्यवहार काफ़ी अजीब हो गया है। वो कहती है कि वो एडन की फिक्र ऐसे करती है जैसे वो उसका अपना पिता हो, जिसे कहकर वो एडन के पास जाती है और उनसे बातें करने लगती है, जहां एडम उसे उसकी देखभाल करने और उसका ख्याल रखने के लिए थैंक यू बोलता है, जिसे सुन फ्रेया को अच्छा लगता है। तभी हम वहां रॉबिन को देखते हैं जो दूर खड़े उनकी बातें सुन रहा होता है। जिसके बाद फ्रेया एक कैब को बुक करके अपने घर चली जाती है। अगली सुबह एक चौंकाने वाली बात सामने आती है। उस दिन फ्रेया काम पर नहीं आती। यह हैरान करने वाली बात थी, क्योंकि एडन बताता है कि इतने सालों में ऐसा पहली बार हुआ था कि फ्रेया ने उसे बिना बताए छुट्टी ली हो। ये बात एडन को अंदर तक परेशान कर देती है। वो ये सब सोच ही रहा था कि तभी उसकी नज़र रॉबिन पर पड़ती है, जिसके चेहरे पर खून के छींटे लगे हुए थे। उसी पल एडन को महसूस हो जाता है कि कुछ बहुत गलत हो चुका है। वो डर के मारे सीधे सवाल नहीं करता, बल्कि किसी बहाने से रॉबिन को वेयरहाउस ले जाता है। जब वो वहाँ रोबोट की जांच करता है तो उसे उसके शरीर पर फ्रेया के कपड़ों के टुकड़े फंसे हुए मिलते हैं। ये देखकर एडन का गुस्सा फौंट पड़ता है, क्योंकि वो फ्रेया को अपनी बेटी जैसा मानता था। वो चिल्लाते हुए रॉबिन से पूछता है कि क्या ये सब उसी ने किया है, लेकिन रॉबिन खामोश रहता है और उसी खामोशी में एडन को अपना जवाब मिल जाता है। वो समझ जाता है कि ये सब उसी की करतूत है। इसी गुस्से और डर में एडन फैसला करता है कि अब रॉबिन को बंद कर देना ही सही होगा। ये सोचकर वो उसका बैटरी निकाल देता है और वहाँ से चला जाता है। लेकिन हम देख पाते हैं कि बैटरी को निकालने के बाद भी वो रोबोट अपने आप ही वापस से एक्टिवेट हो गया है, जिससे हमें समझ में आ जाता है कि अब तक ये सब वो रोबोट नहीं बल्कि एडन के बेटे की आत्मा कर रही थी, जो उस रोबोट को उसका नाम देने के बाद उसमें समा गई थी, जिसका पता एडन को भी नहीं था। खैर, तो उसी रात जब पूरा घर अंधेरे में डूबा होता है और सभी लोग सो रहे होते हैं, लियो अचानक पूरे घर में इधर उधर कुछ ढूंढने के इरादे से घूमने लगता है, जैसे उसे किसी चीज की तलाश हो। दरअसल लियो का मकसद एडन के घर में छुपे हुए सेफ और पैसों का सुराग ढूंढना था। वो उन पैसों को चुरा कर अपना कर्ज उतारना चाहता था। इसी इरादे से वो पूरे घर में काफी देर तक छानबीन करता है, लेकिन उसके हाथ कुछ भी नहीं लगता। निराश होकर वो वापस अपने कमरे में लौट जाता है। दूसरे दिन की सुबह एडन एक बार फिर रोबोट को देखने जाता है, लेकिन हैरानी की बात यह होती है कि उसे वहां रोबोट दिखाई ही नहीं देता। ये देख वो उलझन में पड़ जाता है और वापस अपने कमरे की ओर लौटने लगता है। तभी उसे ऊपर से पियानो बजने की आवाज़ सुनाई देती है। जब वो देखने जाता है तो सामने का नज़ारा उसे सन्न कर देता है। वहाँ रॉबिन एक आईने के सामने खड़ा होता है और बार बार अपनी आंखें झपका रहा होता है। ऐसा लग रहा था जैसे वो इंसानों की नकल करने की कोशिश कर रहा हो। एडन जब वहाँ पहुँचता है तो ये सब देख वो पूरी तरह हिल जाता है। उसके दिमाग में बस एक ही सवाल घूम रहा होता है कि बिना बैटरी और बिजली के ये रोबोट आखिर कैसे काम कर रहा है। उसी रात लियो एक बार फिर घर के अंदर उस सेफ की तलाश में घूमना शुरू करता है। इस बार वो ऊपर वाले कमरे में जाता है। तभी वहाँ रखा एक बॉक्स अपने आप खुल जाता है। जब वो उसे देखता है तो उसमें एडन के बेटे रॉबिन के पुराने खिलौने होते हैं, जिनसे वो कभी खेला करता था। उस बॉक्स में इसके अलावा कुछ भी कीमती नहीं था, जिसे देख वो निराश हो जाता है। लेकिन इससे पहले कि लियो आगे कुछ कर पाता, एडन वहां आ जाता है और उसे रंगे हाथों पकड़ लेता है। वो लियो को समझाता है कि उसे ये सब हरकतें बंद कर देनी चाहिए। जब माहौल थोड़ा शांत हो जाता है तो लियो एडन से उसके बेटे की मौत के बारे में पूछता है। इस पर एडन बताता है कि उस वक्त वो शहर से बाहर था और जब वो वापस लौटा तभी उसे अपने बेटे के मौत की खबर मिली। कुछ लोगों का कहना था कि उसकी मौत आग लगने से हुई थी,
जबकि कुछ ये भी कहते थे कि उसने खुद अपनी जान ली थी। पर सच्चाई ये है कि आज तक पुलिस भी इस रहस्य से पर्दा नहीं उठा पाई है, लेकिन सच्चाई शायद एडन को पता थी। खैर, तो इसके बाद एडन उसे बताता है कि हादसे के बाद उसकी याददाश्त भी काफ़ी कमज़ोर हो चुकी है। उसके मन में हर वक्त एक ही डरावना ख्याल घूमता रहता है कि क्या वाकई उसका बेटा रॉबिन मर चुका है या फिर किसी न किसी रूप में अब भी जिंदा है। यही सवाल उसे भीतर से लगातार कचोटता रहता था। अगले दिन अचानक 2 पुलिस अधिकारी एडन के घर पहुंचते हैं। असल में फ्रेया का भाई बेहद परेशान था क्योंकि उसकी बहन पिछले 2 दिनों से लापता थी। वो किसी भी तरह अपनी बहन से कांटेक्ट नहीं कर पा रहा था। इसी वजह से उसने पुलिस में इसकी रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। पुलिस जब एडन से इस बारे में पूछताछ करती है तो एडन साफ कह देता है कि उसे इस मामले के बारे में कुछ भी नहीं पता। पुलिस उसे बताते हैं कि फ्रेया को आखिरी बार इसी घर के वेयरहाउस के पास देखा गया था। इतना ही नहीं, उसने घर लौटने के लिए एक टैक्सी भी बुलाई थी, लेकिन काफी देर इंतजार करने के बाद टैक्सी ड्राइवर खाली ही वापस चला गया। सारी बात सुनने के बावजूद एडन हर सवाल पर यही दोहराता रहता है कि उसे कुछ नहीं मालूम। चूंकि पुलिस को भी कोई ठोस सबूत नहीं मिलता, इसलिए वे वहां से लौट जाते हैं। लेकिन फ्रेया के भाई को शायद यकीन था कि हो ना हो उसकी बहन इसी घर में है। ये सोचकर वो घर के बाहर छुपा हुआ रहता है और पुलिस के जाने के बाद चुपचाप वेयरहाउस की तरफ जाता है। वो अपनी बहन के फोन पर कॉल करता है। तभी अंदर से फोन की घंटी बजने की आवाज आने लगती है। ये सुन उस आवाज का पीछा करते हुए जब वो अंदर पहुंचता है तो वहां का नजारा देख उसके तो जैसे पैरों तले से जमीन ही खिसक जाती है। उसकी बहन की लाश वहां बेहद बुरी हालत में पड़ी हुई थी। डर के मारे वो पुलिस को कॉल करने लगता है, लेकिन इससे पहले ही वो कॉल कर पाता, अचानक उसके पीछे रॉबिन रोबोट आ जाता है और उसे बेरहमी से मार डालता है। इसके बाद रॉबिन शांति से आकर फायरप्लेस के पास बैठ जाता है, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। इन सब से अनजान कुछ देर बाद एडन एक बार फिर रॉबिन के पास आता है और कांपती हुई आवाज में उससे पूछता है, सच बताओ, क्या तुमने ही फ्रेया को मारा था? लेकिन इस बार भी रोबोट कुछ नहीं बोलता। वो बस सोफे पर बैठकर लगातार अपनी आंखें झपकाता रहता है। तभी वो कैंची से टेबल पर 9 लिखता है। उस शब्द को देख एडन के चेहरे पर एक हल्की सी राहत दिखाई देती है। वो बिना कुछ कहे वहां से चला जाता है, लेकिन दरवाजे के पास खड़ा लियो ये सब सुन और देख चुका होता है। वो आगे आकर वहीं लिखा हुआ शब्द पढ़ लेता है। उसी पल लियो के मन में एडन के बेटे रॉबिन की मौत को लेकर पहले से मौजूद शक और गहरा हो जाता है। उसे हमेशा से लग रहा था कि हो ना हो इस कहानी में सच्चाई को छुपाया गया है। इसी शक के चलते लियो इंटरनेट पर इस पूरे मामले से जुड़े पुराने लेख और पोस्ट्स पढ़ने लगता है। तभी उसकी नज़र एक रिपोर्टर की पोस्ट पर पड़ती है, जिसमें सालों पहले हुई एक बर्थडे पार्टी का जिक्र होता है। और ये वही पार्टी होती है जिसे हमने फिल्म की शुरुआत में देखा था। ये देख लियो तुरंत उस रिपोर्टर से कांटेक्ट करता है। जैसे ही रिपोर्टर को पता चलता है कि लियो एडन का भतीजा है, वो बिना हिचकिचाए उसे उस दिन की पूरी सच्चाई बता देता है। और यहाँ हमें इस कहानी के पहले अध्याय के बारे में पता चलता है। वो रिपोर्टर बताता है कि उस दिन रॉबिन का 11वां जन्मदिन था। एडन ने उसके लिए एक बड़ी पार्टी रखी थी, लेकिन रॉबिन की माँ ने किसी वजह से उसे कुछ देर के लिए बेसमेंट में बंद कर दिया था। थोड़ी देर बाद जब उसे बाहर निकाला गया तो उसका व्यवहार पूरी तरह बदल चुका था। वो पहले जैसा बच्चा नहीं था। वो बेहद खतरनाक और हिंसक हो चुका था। अचानक वो खून का प्यासा बन गया और पार्टी में आए मेहमानों पर हमला करने लगा। एक एक करके सभी मेहमान मारे गए। किसी तरह सिर्फ एडन और वो रिपोर्टर ही अपनी जान बचा पाए। हालात तब और भी भयानक हो गया जब रॉबिन ने अपनी ही मां पर हमला कर दिया। उसी पल पीछे से एक गोली चली और रॉबिन वहीं ढेर हो गया। रिपोर्टर बताता है कि वो गोली किसी और ने नहीं बल्कि खुद एडन ने चलाई थी। अगर ये सच्चाई बाहर आ जाती तो एडन की इज्जत पूरी तरह तबाह हो सकती थी। इसी डर से उसने पुलिस को पैसे देकर इस पूरे मामले को दबा दिया था। ये सब जानकर लियो अंदर से पूरी तरह हिल जाता है। उसे यकीन ही नहीं होता कि इतने भयानक हादसे कभी सच में हुए होंगे। तभी उसकी गर्लफ्रेंड लेक्सी वहां आ जाती है और गुस्से में लियो पर चिल्लाने लगती है। वजह यह थी कि उसने लियो का फोन देख लिया था, जिस पर कर्ज वसूलने वालों के लगातार मैसेज आ रहे थे। इस पर लियो उसे समझाता है कि वो बस अपने बेहतर भविष्य के लिए पैसे कमाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन हालात ऐसे बन गए कि वो कर्ज के जाल में फंसता चला गया। अब उसके पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा है और वो है एडन के घर से कुछ पैसे चुराना। वो लेक्सी से वादा करता है कि जैसे ही कर्ज उतर जाएगा दोनों शादी कर लेंगे और एक नई जिंदगी शुरू करेंगे। उसी प्लान के तहत रात को लियो की दोस्त एडन की कॉफ़ी में नींद की गोलियां मिला देती है, जिससे होता यह है
कि थोड़ी ही देर में एडन गहरी नींद में चला जाता है और वे दोनों निकल जाते हैं अपने अगले प्लान की तरफ, मतलब पैसों की तलाश में। उसी रात वहीं 2 पुलिस अधिकारी एक बार फिर एडन के घर पहुंचते हैं, लेकिन जब काफी देर तक दरवाजा नहीं खुलता तो वे घर के अंदर तलाशी लेना शुरू कर देते हैं। महिला पुलिस ऑफिसर बेसमेंट की तरफ जाती है, जहां एडन की मेड फ्रेया अक्सर जाया करती थी। वहां उसे एक रोबोट दिखाई देता है जिसकी आंखें अजीब तरह से चमक रही होती हैं। वो हैरानी से उसके पास जाती है, लेकिन जैसे ही वो झुकती है, रोबोट अचानक एक नुकीला हथियार उसके पेट में घोंप देता है। तेज दर्द के साथ वो पुलिस ऑफिसर तड़पते हुए जमीन पर गिर पड़ती है। इसके बाद रोबोट उस महिला पुलिस ऑफिसर के शरीर से एक क्लिप जोड़कर उसे तेज बिजली का झटका देता है, जिससे वो बेचारी भयानक पीड़ा में तड़पते हुए वहीं मर जाती है। कुछ देर बाद दूसरा पुलिस ऑफिसर भी बेसमेंट में आता है, जहां उसे जली हुई इंसानी मांस की तीखी बदबू आती है। जब वो टॉर्च की रोशनी में देखता है तो उसे अपनी साथी अधिकारी का जला हुआ शव दिखाई देता है। ये देख वो पूरी तरह घबरा जाता है, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, रोबोट पीछे से आ जाता है और उस पुलिस ऑफिसर पर चाकू से हमला करता है और फिर अचानक उसके चेहरे पर फ्लेम थ्रोवर से आग की तेज धारा छोड़ देता है, जिससे उस पुलिस ऑफिसर की भी दर्दनाक मौत हो जाती है। इसी दौरान लियो और लेक्सी कमरे में अलमारी और सेफ की तलाश कर रहे होते हैं। जैसे ही लियो फर्श की लकड़ी को हटाता है, उन्हें नीचे जाने का एक रास्ता दिखाई देता है। ये देखकर लियो बहुत खुश हो जाता है। पहले तो उसकी गर्लफ्रेंड लेक्सी डर जाती है, लेकिन फिर वो भी उसके पीछे नीचे उतर आती है। दोनों इस बात से बिल्कुल अनजान होते हैं कि रोबोट ये सब देख रहा है। नीचे पहुंचकर उन्हें वहां कई शराब की बोतलें दिखाई देती हैं, लेकिन लियो की नजरें सिर्फ सेफ को ढूंढ रही होती हैं, जिसमें कीमती चीजें होने की उम्मीद थी। अचानक उन्हें पीछे से किसी के कदमों की आहट महसूस होती है। वे पलट कर देखते हैं, लेकिन वहां कोई नहीं होता। लियो आगे चला जाता है, जबकि लेक्सी वहीं रुक जाती है ताकि वो दोबारा देख सके कि आखिर वहां कौन है। लेकिन जैसे ही वो आगे की तरफ मुड़कर देखती है, एक खून से सना हुआ रोबोट ठीक उसके सामने खड़ा होता है। उसे देखते ही वो डर के मारे चीख पड़ती है और वहां से जान बचाकर भागने लगती है। भागते भागते वो फिर से लियो से मिल जाती है। दोनों जान बचाकर दौड़ते हुए एक ऐसी जगह पहुंचते हैं जहां उनकी तलाश का अंत होता है। उनके सामने एक सेफ पैरा होता है। उसे देखते ही दोनों की आंखों में चमक आ जाती है और कुछ पल के लिए उनका डर खत्म हो जाता है। अब दोनों खुशी खुशी उसे खोलने के लिए आगे बढ़ते हैं। लियो को याद आता है कि एडन हमेशा अपने बेटे के जन्मदिन को ही पासवर्ड के तौर पर इस्तेमाल करता था, तो वो वही तारीख डालता है और सरप्राइजिंगली वो सेफ सच में खुल जाता है। लेकिन जो उन्होंने देखा वो उनकी कल्पना से परे था। सेफ पूरी तरह खाली था, न वहां कोई पैसे थे और न ही गहने। ये देखकर दोनों बुरी तरह टूट जाते हैं। उन्हें समझ में आ जाता है कि अब उनकी जान भी खतरे में है और उस खतरनाक रोबोट से बचने का कोई रास्ता नहीं बचा। ये जानकर लेक्सी एक दीवार से सट कर रोने लगती है। तभी अचानक एक लोहे की रॉड उसकी गर्दन को चीरती हुई आर पार निकल जाती है और वहीं उसकी दर्दनाक मौत हो जाती है। ये सब देखकर लियो अंदर से टूट जाता है, लेकिन उसके पास शोक मनाने का भी समय नहीं होता। वो रोबोट उसे भी मारने के लिए सामने आ जाता है। अपनी जान बचाने और अपने प्यार के मौत का बदला लेने के लिए लियो पास पर ही एक रॉड उठाकर रोबोट पर हमला करता है, लेकिन रोबोट पर इसका कोई असर नहीं होता। उल्टा रोबोट उस पर हमला करता है, जिससे लियो वहीं बेहोश हो जाता है। थोड़ी देर बाद जब उसे होश आता है तो वो खुद को एक कुर्सी से बंधा हुआ पाता है। ये वही बेसमेंट होता है जहां कभी एडन के बेटे रॉबिन को बंद किया जाता था। इसके बाद रोबोट अचानक बोलने लगता है, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि उसकी आवाज में रॉबिन की आत्मा की मौजूदगी महसूस होती है। वो अपने बचपन की बातें करने लगता है और बताता है कि कैसे उसकी माँ उसे छोटी छोटी बातों पर इसी बेसमेंट में बंद कर देती थी। हर झूठ और हर शरारत पर उसे सजा मिलती थी। फिर रोबोट लियो से पूछता है कि वो एडन के घर क्यों आया है। लियो झूठ बोलता है कि वो सिर्फ उससे मिलने आया था, लेकिन ये सुनते ही रोबोट ने नेलगन से उसे सजा दी। दूसरी बार भी जब लियो ने सच नहीं बताया तो उसे फिर दर्द सहना पड़ा। तीसरी बार जब दर्द असहनीय हो गया तब वो टूट जाता है और सब कुछ कबूल कर लेता है कि वो एडन का भतीजा नहीं है, बल्कि उसकी कमजोर याददाश्त का फायदा उठाकर घर में घुसा था ताकि पैसे चुरा सके। लियो अपने दोस्त की मौत का दोष भी खुद पर डालने लगता है। इसी बीच वो चुपचाप एक कील निकालकर रस्सी काटने लगता है। रोबोट अब भी उस पर भरोसा नहीं करता और जैसे ही वो नेल गन से उसे फिर सजा देने आगे आता है, लियो आजाद होकर उसे धक्का दे देता है और नेल गन उठाकर उसे नष्ट करने ही वाला होता है। तभी पीछे से एडन गोली चला देता है, जिससे लियो की मौत हो जाती है। असल में एडन समझ चुका था कि उसके बेटे की आत्मा पूरी तरह रोबोट में समा चुकी है
और वो किसी भी हालत में अपने बेटे को फिर से खोना नहीं चाहता था। इसी डर और पागलपन में वो रोबोट को फिर से ठीक करता है और उसे अपने बेटे की तरह नई जिंदगी देता है। अब ये साफ हो जाता है कि अगर कोई भी उनके बीच आने की कोशिश करेगा या रोबोट को नुकसान पहुंचाना चाहेगा तो ये खतरनाक रोबोट और संकी एडन किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ेंगे। इसी भयानक मोड़ पर इस फिल्म की कहानी यहीं खत्म हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर देना और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। इसी के साथ ये मूवी यहीं समाप्त हो जाती है। तो चलिए मिलते हैं दूसरी मूवी एक्सप्लेनेशन में, जहां डर का बसेरा हो।